हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के सारे एसआई यूनिट्स को डिस्कस किया। हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया, जिसमें से सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो कि पहले यूज होते थे। अब तो सिर्फ और सिर्फ एसआई सिस्टम ही हर जगह यूज होता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की एसआई यूनिट निकालने की। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो के साथ हैं उनके एसआई यूनिट्स तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हम इनका यूज करके, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स का यूज करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलो बच्चों, पहले निकालते हैं वेलोसिटी या स्पीड के एसआई यूनिट। ऑलराइट, तो पहले कोशिश करते हैं स्पीड के एसआई यूनिट निकालें। तो सिंपल, मुझे एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ऑलराइट बच्चों, तो मुझे पता है डिस्टेंस की एसआई यूनिट वही होगी जो कि लेंथ की एसआई यूनिट होगी। वो क्या है? मीटर। इट इज मीटर डिवाइडेड बाय टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड आ गया, एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, एम एस माइनस वन। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यही ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी ऐसे डिफाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होगी और टाइम के सेकंड। नेक्स्ट बच्चों, हम निकालते हैं एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऑलराइट, हम ऐसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, दोनों की एसआई यूनिट सेम रहेगी। जो एसआई यूनिट वेलोसिटी की होती है वही एसआई यूनिट चेंज इन वेलोसिटी की भी होगी। तो वेलोसिटी के एसआई यूनिट या स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड। और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एस माइनस टू। ये इसको आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एम एस माइनस टू। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह हम और यूनिट्स लेते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज लेते हैं। अब हम लेंगे फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करें। तो फोर्स के लिए मेरे पास सिंपल फॉर्मूला अवेलेबल है। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ऑलराइट बच्चों, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सात फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक मास है। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की हमने अभी निकाली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरे कहने का मतलब है कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम 1 न्यूटन के नाम से जानते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हमने एक
सर आइजैक न्यूटन को ऑनर करने के लिए एक नेम दिया, न्यूटन। तो 1 kg/m² इज 1 न्यूटन। 1 n। तभी आपने देखा होगा कि फोर्स को न्यूटन में लिखा जाता है, 5 न्यूटन। एक्चुअली वो है 5 kg/m²। अगर कहीं पे आप फोर्स लिखा हुआ देखें 5 न्यूटन, तो इसका मतलब है 5 kg/m², ये मतलब है इसका। ठीक है बच्चों, न्यूटन का मतलब kg/m²। चलिए बच्चों, और फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये था हमारा तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे वर्क की एसआई यूनिट। तो वर्क का सिंपल डेफिनेशन, वर्क का सिंपल एक्सप्रेशन, एक अगर फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और उसने उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है, तो वर्क का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है जो आपने पढ़ा है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो वर्क की अगर मैं एस आई यूनिट निकालू, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स की एसआई यूनिट बच्चों अभी निकाली, kg/s² मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो क्या आएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू kg/m²/s²। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज kg/m²/s²। जिस तरह हम 1 kg/m² को 1 न्यूटन कहते थे, उसी तरह हम 1 kg/m²/s² को हम 1 जूल के नाम से जानते हैं। तो कहीं आप वर्क की यूनिट देखें 5 जूल, अगर आप वैल्यू देखें वर्क की, वर्क डन इज इक्वल टू 5 जूल, तो आप समझ जाइए इट इज 5 kg/m²/s²। ये मतलब होता है इसका। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी को ही हम एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी और वर्क एक ही कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग रखते हैं, इसलिए एनर्जी की भी एसआई यूनिट kg/m²/s² ही होगी या जूल ही होगी। ऑलराइट, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम, kg/m²/s² और जूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम निकालेंगे पावर की एसआई यूनिट। तो बच्चों, पावर के लिए आपने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो एस आई यूनिट ऑफ पावर अगर मैं निकालूं, एस आई यूनिट ऑफ पावर इज, फोर्स की एसआई यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में बताइए, kg/m², kg/m²/s² मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की मीटर/सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर बच्चों क्या आया बताइए? ये आया kg/m²/s²। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज kg/m²/s³। और 1 kg/m²/s³ को हम 1 वॉट के नाम से जानते हैं। kg/m²/s³ इज इक्वल टू 1 वॉट। तो कहीं आप पावर की यूनिट 7 वॉट लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए वो 7 kg/m²/s³। और फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट्स निकालते हैं बच्चों। मोमेंटम की निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम क्या डिफाइन करता है, क्या सिग्निफाई करता है? लीनियर मोमेंटम बताता है अमाउंट ऑफ मोशन विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर मोशन करने के कितना अमाउंट है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, उसे हम लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। और लीनियर मोमेंटम का सिंपल एक्सप्रेशन आपको पता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ऑलराइट, तो अगर मैं एस आई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहूं, एस आई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मास की एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट जो है वो केजी मीटर पर सेकंड आएगी। इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो सॉल्व करके देखिए। न्यूटन सेकंड अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, न्यूटन सेकंड। न्यूटन क्या था बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था न्यूटन। इनटू सेकंड क्या आया, केजी मीटर पर सेकंड। तो सेम यूनिट आई, केजी मीटर पर सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। तो एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम को हम केजी मीटर पर सेकंड भी कहते हैं या न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट निकालते हैं हम एस आई यूनिट टॉर्क। देखो बच्चों, जिस तरह फोर्स की टेंडेंसी होती है बॉडी को एक्सेलरेट कराना, मूव कराना, इसी तरह टॉर्क की टेंडेंसी होती है बॉडी को रोटेट कराना। ठीक है, कोई बॉडी एक्सेलरेट तभी करती है जब उस पर फोर्स लग रहा हो, और कोई बॉडी रोटेट तभी होती है जब उस पर टॉर्क लग रहा हो। जैसे डोर है, मेरे रूम में जो डोर लगा है, मुझे अगर उसे रोटेट कराना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा जिस एक्सिस के अबाउट वो डोर रोटेट कर रहा है उससे कुछ दूरी पे। तो जितना फोर्स मैंने लगाया और जो दूरी है मेरे लगाए हुए फोर्स की एक्सिस से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही टॉर्क कहलाता है। समझते हैं इसको? इसको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए ये डोर है, हैंडल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये इस लाइन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये हिंज है, ये रोटेट कर रहा है। तो मैं जब फोर्स लगाऊंगा बच्चों, मैंने फोर्स लगाया इस पे ऐसे रोटेट करने के लिए, तो मेरा फोर्स कितनी दूरी पे लग रहा है एक्सिस से, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से कितनी दूरी पे लग रहा है मेरा फोर्स, ये दूरी, और जितना फोर्स मैंने लगाया उसको रोटेट कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही कहलाता है टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, टॉर्क इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क। एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, बच्चों फोर्स की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की इनटू मीटर। तो बच्चों क्या आ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क भी केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर ही आया। याद करिए आपने एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या निकाला था, वो भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर था। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी भी वही होगी जो जो वर्क की एसआई यूनिट थी। तो मैं कह सकता हूं कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क ऑल आर सेम, सब इक्वल है। ठीक है, तो आई कैन राइट अ पॉइंट, मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं, एस आई यूनिट ऑफ वर्क
एनर्जी एंड टॉर्क ऑल आर सेम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि एसआई यूनिट किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की सेम होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट कोशिश करते हैं हम निकालने की एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसा यूनिट निकालते हैं 8वें नंबर पे। एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो अमाउंट ऑफ मोशन को सिग्निफाई करता है कि बॉडी के अंदर मोशन करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी टेंडेंसी है। ऑलराइट, कितना मोशन कंटेन्ड है बॉडी के अंदर, बॉडी कितना फास्ट है, कितना स्लो चल सकती है, ये लीनियर मोमेंटम बताता है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम अमाउंट ऑफ रोटेशन की बात करता है कि बॉडी के अंदर रोटेट करने की कितनी टेंडेंसी है, कितना कंटेनमेंट है, कितनी कैपेसिटी है, बॉडी कितना तेज रोटेट कर सकती है या कितना स्लो रोटेट कर सकती है। रोटेशनल कैपेसिटी क्या है बॉडी की, ये हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को सिंपली हम डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम को हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर मोमेंटम मतलब P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो लीनियर मोमेंटम की SI यूनिट बच्चों निकाला था केजी मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस की मीटर। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे SI यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम वैक्यूम के नाम से भी जानते हैं, जहां कोई मीडियम पार्टिकल मौजूद ना हो, ऐसा स्पेस जहां कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है, एयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, इसे हम फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। तो बच्चों आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह कि अगर मेरे पास कोई दो चार्ज बॉडीज हैं, दो मेरे पास चार्जेस हैं, ऑलराइट, एक चार्ज को मैंने नाम दिया Q1, दूसरे चार्ज को मैंने नाम दिया Q2। इन दो चार्ज बॉडीज को मैंने कुछ दूरी पे रखा। कितनी दूरी पे रखा? कहते हैं R डिस्टेंस पे रखा मैंने। तो मुझे ये पता है ये दोनों चार्ज बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों चार्जेस का सिमिलर नेचर है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, सिमिलर नेचर है, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो पहले वाले चार्ज पे दूसरा वाला चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैंने जो लिया है वो दोनों का सेम नेचर लिया है। इसी तरह सेम फोर्स दूसरे वाले चार्ज पे पहला वाला चार्ज लगाएगा। ऑलराइट, ये फोर्स हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको समझते हैं बच्चों। एफ जो है ये तो चार्ज जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो है, ऑलराइट। और 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है ना बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ही कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन, इसको पढ़ते, इसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
इसी का सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Q1 Q2 दोनों बॉडीज पे चार्जेस हैं, R उनके बीच का डिस्टेंस है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों, दो चार्जेस अगर किसी जगह रखे हैं स्पेस में, तो उन दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है, वहां पे क्या मीडियम मौजूद है? वहां पे एयर मौजूद है, वहां पे लिक्विड मौजूद है, वहां पे सॉलिड मौजूद है। मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं। इस स्पेस में क्या मौजूद है? इसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग मीडियम। ये जो स्पेस है यहां से यहां तक, इसे हम कहेंगे इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है बच्चों। तो दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है? ये मीडियम को सिग्निफाई करता है एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम बेटा वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे। लेकिन अगर कोई मीडियम यहाँ पे लिक्विड आ गया या सॉलिड आ गया, तो अब ये फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, फोर्स का अमाउंट घट जाता है। इसलिए मीडियम का बहुत बड़ा रोल है दो चार्जेस के बीच में। इस मीडियम को सिग्निफाई करना, इस मीडियम को बताना, मीडियम के इफेक्ट को बताना, यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम के सिग्निफिकेंस को बताना ही हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे कोई और मीडियम है तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर वाटर मौजूद है तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर कोई सॉलिड ग्लास मौजूद है तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ ग्लास। ठीक है बच्चों। तो परमिटिविटी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट निकालेंगे। तो हम यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालने की कोशिश करें, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बच्चों? 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। एस आई यूनिट निकालते हैं। एस आई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, तो पहले बच्चों हमें चार्ज की निकालनी पड़ेगी एसआई यूनिट, बिना चार्ज के तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हमें करंट की तो एसआई यूनिट पता है ना। करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। करंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां से अगर हम चार्ज निकालें तो करंट इनटू टाइम। अलग। करंट का फॉर्मूला, करंट का हमें ऐसा यूनिट पता है क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एम्पेयर, और टाइम का सेकंड। तो चार्ज की ऐसा यूनिट आ गई एम्पेयर सेकंड। अब इसको यहां पुट करिए। तो 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर है Q1 Q2, तो Q1 की जगह हम लिख सकते हैं एम्पेयर सेकंड, क्योंकि चार्ज है ये भी, दूसरा भी एम्पेयर सेकंड, डिवाइडेड बाई 4 पाई। बच्चों कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और आगे है आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा यूनिट बच्चों क्या निकल के आएगी? केजी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा पर केजी, केजी की पावर -1। फिर मीटर क्यूब की पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3। ठीक है बच्चों। और नीचे एस की पावर -2 है, ऊपर जाके एस की पावर +2 हो जाएगी, और पहले से भी एस की पावर 2 मौजूद है, एस की पावर 4, और एम्पियर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट होगी। पर केजी पर मीटर क्यूब सेकंड की पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 10वें नंबर पे हम निकालेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी, कैपिटल जी की बात कर रहा हूं।
तो हमें पता है कि अगर दो मासेस को हम कुछ दूरी पे रखें, एक मास, एक बॉडी है, इसका मास है m1, और कोई दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। इससे अगर हम कुछ दूरी पे रखें, डिस्टेंस r पे रखें, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये इसे अट्रैक्ट करेगी इस तरफ, और इसको ये वाली बॉडी अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताइए। F इज इक्वल टू G m1 m2 by r²। ऑलराइट, यहां से कैपिटल G निकालिए। यहां से अगर आप कैपिटल G निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा? कैपिटल G इज इक्वल टू आएगा F r² डिवाइडेड बाई m1 m। अब इस फॉर्मूले में हम बाकी क्वांटिटीज के SI यूनिट रखेंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के SI यूनिट निकालेंगे। तो SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज, तो बच्चों हमें पता है फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r² मतलब मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई kg मल्टीप्लाइड बाई kg। तो बच्चों बताओ क्या आया? ये एक केजी गया, केजी की पावर -1, फिर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। ऑलराइट, चलो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, SI यूनिट निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम नीटा बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेटा विस्कस लिक्विड क्या होता है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। आपके पास दो तरह के लिक्विड हैं, एक है बकेट में वाटर, और एक बकेट है फुल ऑफ हनी, शहद। तो आप जब बकेट को उल्टा करेंगे, उड़ेलेंगे, तो दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। वाटर बहुत जल्दी से बाहर आ जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन जो हनी है, शहद है, वो बहुत टाइम लगाएगा बाहर आने में। शुरू में थोड़ी क्वांटिटी आएगी, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हनी के अंदर उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। उनके अलग अलग लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो हनी के लेयर के मोशन को अपोज कर रहा है। वाटर में ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, वाटर को जैसे ही आपने बकेट खोला पानी बाहर आ गया। लेकिन हनी में एक लिक्विड लेयर अगर बाहर आना चाह रहा तो पीछे वाला लिक्विड लेयर उसको रोकेगा, उसके पीछे की फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से उसका मोशन बहुत स्लो हो जाता है। तो ये जो बच्चों जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है ना हनी के मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसी फ्रिक्शन को ही हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन लिक्विड में विस्कस फोर्स कहलाता है, सॉलिड्स के बीच में वो फ्रिक्शन कहलाता है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड लेयर्स के बीच में जब फ्रिक्शन एक्ट करता है तो उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ऑलराइट, या विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, ये फेनोमेना विस्कोसिटी है। तो अगर किसी बॉल को आप एक बकेट में सबमर्ज करें जो कि हनी से फिल है, एक आपने बकेट लिया जो कि फिल है हनी से, एक विस्कस लिक्विड से, इसमें अगर आप बॉल को सबमर्ज करेंगे तो बॉल नीचे नीचे जाएगी, धीरे धीरे नीचे जाएगी। ऑलराइट, ये लिक्विड ना इस बॉल पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी, अगर बॉल यहां नीचे पहुंच जाती है तो ये जो लिक्विड है ये इस पे एक विस्कस फोर्स लगाएगा, इसको, इसके मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। इसे ही हम कहते हैं विस्कस फोर्स, FV।
ये जो विस्कस फोर्स है इसको हम कहेंगे एफ वी। एफ वी विस्कस फोर्स। और हमारे पास एक लॉ मौजूद है विस्कस फोर्स बताने के लिए। विस्कस फोर्स होता है एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई आर नीटा वी। आर जो है इसका रेडियस है, ये जो स्फीयर आ रहा है इसका रेडियस है आर, और जिस वेलोसिटी से ये आ रहा है ये है वी। ऑलराइट। और आपको नीटा में बता चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को नीटा कहते हैं। तो यहां से अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ नीटा निकालूं, ये सिंबल बेटा कहलाता है नीटा। 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 इसको हम नीटा नाम से पढ़ते हैं। तो एस आई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एस आई यूनिट ऑफ नीटा इज, तो बच्चों यहां से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा एफ वी डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी। तो वी, एफ वी की एसआई यूनिट हमें पता है, फोर्स की होगी वही इसकी होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पाई। एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होगी। रेडियस की होती है मीटर, और वेलोसिटी या स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों क्या आ गया, केजी पर मीटर पर सेकंड। एक ऊपर जाएगा -2 + 1, केजी पर मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज केजी पर मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार पूछा गया है, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑलराइट। इसी तरह बच्चों आपने एक नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आपने क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने में क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, पावर के टर्म्स में पढ़ा। रेजिस्टेंस का आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। इस तरह से आपने बहुत फॉर्मूले पढ़े हैं। और रेजिस्टेंस मुझे पता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब मुझे इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट चाहिए, तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला जानने की कोशिश करूंगा जिसमें मुझे बाकी क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स मालूम होनी चाहिए। ऐसा फॉर्मूला नहीं लूंगा जिसमें रेजिस्टेंस की तो निकालनी ही है और बाकियों के भी नहीं पता है। जैसे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए में दिक्कत यह है कि रो जो है ना रेजिस्टिविटी, इसकी एसआई यूनिट अभी नहीं निकाली हमने, तो ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें अगर हमें बाकी की पता है और सिर्फ रेजिस्टेंस की निकालनी है तो हम निकाल सकें। तो एक फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर लॉस इन रेजिस्टर या कंडक्टर पढ़ा होगा आपने, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें पावर का ही पता है, करंट की भी सही यूनिट पता है। तो रेजिस्टेंस यहां पे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, P डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। ऑलराइट। अगर हम बात करें एस आई यूनिट ऑफ पावर रेजिस्टेंस, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, बच्चों पावर की एसआई यूनिट हमने निकाली थी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब डिवाइडेड बाय करंट। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट हमें पता है एम्पेयर, तो इसका स्क्वायर करेंगे एम्पेयर स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट। तो एसआई यूनिट क्या निकल के आई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पेयर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, रेजिस्टेंस का नाम सुना है, अब आप ये भी देखिए कि उसकी एसआई यूनिट क्या निकल के आती है। ऑलराइट बच्चों।
इसी तरह आपने एक और नाम सुना होगा, ओम्स लॉ, बहुत अच्छे से रटा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसकी SI यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। निकालिए साथ में मेरे, सब लोग निकालें, कोशिश करें सब लोग निकालने की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करिए, V। आप इसको कई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओम्स लॉ से ही निकालें, इसे आप कई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप इसे पावर को भी लिख सकते हैं V² बाई R, ठीक है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, आप कई सारे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ यहाँ पे सबसे आसान दिख रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, तो इससे मैं निकाल सकता हूं। राइट, तो SI यूनिट ऑफ V इज, रेजिस्टेंस की SI यूनिट बच्चों अभी निकाली, क्या निकाली, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पेयर स्क्वायर, और आई बचा, आई की SI यूनिट भी है एम्पेयर। तो SI यूनिट क्या निकल के आया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पेयर क्यूब। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की भी SI यूनिट हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो आपके पास अगर एक्सप्रेशन मौजूद है, फॉर्मूला मौजूद है, तो आप किसी भी क्वांटिटी की SI यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वांटिटी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जरा इसकी SI यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चों आप लोगों ने इनर्शिया नाम तो बहुत सुना है, इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट, अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करना, रोकना। ऑलराइट, ये आपने अच्छी तरह पढ़ा है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं, मैं अपने स्टेट को चेंज ना करूं, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहती है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो भी अपने स्टेट को अपने आप चेंज नहीं करना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस कि उसको कंपेल किया जाए, फोर्स लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपने आप रेस्ट पे नहीं आएगी, अपने आप नहीं रुकेगी, उसके पास इनर्शिया है कि वो मोशन में रहे, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी तरह इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अपने आप मोशन में नहीं आएगी, कि अनटिल एंड अनलेस कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं और उस पर उसको कंपेल करें मूव करने के लिए, इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि बस में अगर आप चल रहे हैं और अचानक से बस स्टार्ट हो तो बॉडी पीछे की तरफ बैक होती है, और अगर अचानक चलती हुई बस रुक जाए तो बॉडी आगे की तरफ थ्रो होती है। ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहले वाला, दूसरा वाला इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। बट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि बॉडी अगर रोटेट कर रही है ना तो रुकना नहीं चाहती है, वो अपने आप को रोटेशनल मोशन में रखना चाहती है। तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो अपने आप रोटेट नहीं करेगी, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो अपने आप नहीं रुकेगी। हाँ, उसको अगर आप कंपेल करें, उसको टॉर्क लगा के रोकें, या अगर रुकी हुई है तो टॉर्क लगा के मूव कराएं, ठीक है, तभी वो कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। जैसे आप फैन का एग्जाम्पल देखें, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते या उसे फिजिकली रोटेट नहीं कराते, वो अपने आप रोटेट नहीं करता है। ऑलराइट, इसी तरह अगर फैन एक बार रोटेट कर रहा है तो अनटिल अनलेस को उसको रोका ना जाए वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल एक्सप्रेशन बच्चों होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एम और आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, mr² कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास एम इंटू R², डिस्टेंस का स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालें, SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मास क्या हो जाएगा, केजी, और मीटर, डिस्टेंस आर है तो इसका केजी मीटर स्क्वायर।
SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों आप सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के SI यूनिट निकाल सकते हैं, बस आपके पास एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। एनसीईआरटी में आप जाएंगे, लास्ट में अपेंडिक्स है, उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज के SI यूनिट निकालने की कोशिश करिए, कुछ मैंने यहाँ निकाला है, बाकी आप कोशिश करिए। नेक्स्ट टर्न पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, मान लो MKS में मेरे पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है और उसे मुझे कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो मैं कैसे करूंगा, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ना नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।